नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब बेटा बहू ने अपनी बूढ़ी लाचार माँ को धक्के मारकर घर से निकाला तो माँ ने लिया ऐसा बदला कि तो बेटा तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ तो रहम कर बेटा। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी पूंजी खर्च कर दी है बेटा। अब उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मैं कहाँ मांगने जाऊं बेटा। तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मिले थे वह भी तुम दोनों भाइयों ने बांट लिए, तो मैं कहाँ हाथ फैलाऊं बेटा। कुछ तो दया करो। जानकी जी अपने छोटे बेटे अमन के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उतने में ही छोटी बहू रीता बन ठन कर तैयार होकर साइड में पर्स लटकाए अपने पति अमन से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग करने में देरी हो जाएगी और आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। कहते हुए दोनों बेटी बहू कार में बैठकर जानकी जी के सामने से ही जाने के लिए तैयार हो गए। तभी जानकी जी ने बहू से अपने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, बहू कम से कम मुझे अस्पताल तक ही कार में बैठा कर ले चलो। इधर उधर दौड़ भाग करके मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जैसी जान ही नहीं रह गई है। तब रीता ने कड़वा सा मुंह बनाते हुए फीकी मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटकते हुए कहा, चल हट बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है ऐसी चमचमाती हुई कार में बैठेगी। और कार का दरवाजा खोला और कार में बैठकर अमन से कहा, चलो अमन, हमें देर हो रही है। इस बुढ़िया का क्या है, इसका तो रोज का ही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में ही हमारा बेटा राज भी स्कूल से आ जाएगा, फिर वो मुझे कहीं निकलते ही नहीं देता। अमन ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों पति पत्नी कार में बैठकर जानकी जी के सामने से ही चले गए। जानकी जी ठगी सी उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि उसकी कार उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। अब जानकी जी थक हार कर धीरे धीरे आंसू बहाती हुई अस्पताल के लिए निकली कि कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक रिक्शे वाला मिल गया। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी कहाँ जाना है, आइए रिक्शे में बैठ जाओ। तभी जानकी जी ने बिना रिक्शे वाले को देखे ना में सिर हिला दिया और थोड़ी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अरे जानकी चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं दीपू, आपका पड़ोसी, जो बचपन में गांव में आपके हाथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितने प्यार से खिलाया करती थी। भूल गई क्या आप मुझे? जानकी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें याद आया कि अरे हाँ बेटा दीपू, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। तू कैसा है रे? जब से हम लोग गांव से शहर आए हैं गांव के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई बेटा, और बुढ़ापे के कारण तो आजकल याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। दीपू ने जानकी को अपने हाथों का सहारा दिया और रिक्शा में बैठाने लगा तो जानकी जी ने मना करने लगी क्योंकि उनके पास तो रिक्शे का भाड़ा देने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन जब दीपू ने जिद करके अपने रिक्शे में बैठा ही लिया तो वह बैठ गई। दीपू बोला, चाची आपको जाना कहाँ है? तभी जानकी जी ने आंखों में आंसू लिए सुबकते हुए कहा, बेटा सरकारी अस्पताल की ओर ले चल, तेरे चाचा वहां भर्ती है बेटा, उनकी हालत गंभीर है। इतना कहते ही वह वहीं बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगी। दीपू रिक्शा को तेज तेज चलाता रहा था और जितना जल्दी हो सके वो जानकी जी को अस्पताल लेकर जाना चाहता था और जानकी जी के पति की ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था। इसलिए वह जानकी जी को सांत्वना देता रहा और रिक्शा चलाता रहा। जैसे ही वो दोनों अस्पताल में पहुंचे, सबसे पहले दीपू ने जानकी जी का हाथ पकड़कर रिक्शे से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। जानकी जी का लटका सा मुरझाया सा चेहरा देखकर जानकी जी के पति प्रताप जी समझ गए कि जानकी जी को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने जानकी जी को हिम्मत बंधाई कि वे जल्दी ही ठीक होकर घर चलेंगे, लेकिन उनके साथ जो लड़का खड़ा था उसे वे पहचान नहीं पाए।
तभी दीपू ने उनको चरण स्पर्श किया और अपने बारे में अपने बचपन की बातें याद दिलाकर याद कराया कि वह दीपू है। तब प्रताप जी ने भी बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। दीपू ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह उनकी हर संभव सहायता करेगा। दीपू की बातें सुनकर प्रताप जी खुश हो गए और फिर शांत मुद्रा में एकटक अस्पताल की छत को निहारने लगे। तभी दीपू ने जानकी जी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि काकी, ऐसी क्या बात है जो आप दोनों इतने परेशान हो रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया अमन के पास रहते हो ना। जहां तक मैंने सुना है उनके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हो? दीपू की ऐसी हमदर्दी भरी बातें सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने वो सारी बातें दीपू को बता दी जो उनके साथ बीती थी, जैसा व्यवहार उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया था। दीपू जानकी जी को चुप कराते हुए बोला, तो चाची, आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चली जाती मदद मांगने? तब जानकी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सुख के दिनों में छोटे बहू बेटे के पास रही और दुख के दिन आते ही बड़े बेटे बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दीपू और जानकी जी की सारी बातें प्रताप जी ने भी सुन ली। बहू बेटे का ऐसा दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वह सहन नहीं कर पाए और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए और उसी समय प्रताप जी जानकी जी को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। जानकी जी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। जानकी जी ने बेशर्मों की तरह फिर से अपने छोटे बेटे अमन को फोन किया और अपने पति की पार्थिव शरीर को उसी के घर ले गई। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दे दिया गया। वे भी रोते बिलखते आए और अपने पिता की 13वीं तक रुककर वे दोनों चले गए। दीपू भी अपने घर को चला गया। अब तो जानकी जी का एक एक दिन एक एक बरस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में वे दोनों पति पत्नी रहते थे वह कमरा घर के पीछे था। अब वह कमरा उन्हें काटने को दौड़ता था। वहां अब 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे अमन से कहा, बेटा अमन, मुझे अब घर के पिछले कमरे में नींद नहीं आती है, आगे वाला कमरा भी तो खाली है, मेरा सामान उसी कमरे में रखवा दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हल्की सी आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज लगाई हो। तभी अमन गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोला, माँ, आप क्या कोई छोटी बच्ची हो? और इस कमरे में तो आप आज तक रह रही थी ना, फिर इस कमरे में अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते राज को खेलने का मन करता है तो वह उसी कमरे में ही खेलता है, फिर वह कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं? जानकी जी बोली, बेटा पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वह हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहां सो नहीं पाती हूँ और अगर मैं आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है? रात को जब जी चाहे कमरे में खेल सकता है। और हाँ, अगर कोई मेहमान आएगा तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊंगी। मेहमान तो 2-4 दिन के लिए ही तो आते हैं। तभी जानकी जी की छोटी बहू रीता आई और बोली, अच्छा बुढ़िया, इस घर में कौन रहेगा ये अब आप तय करेंगी। भूलिए मत, ये घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इससे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी, फिर क्यों नहीं गई आप उनके साथ रहने के लिए? बाबूजी की रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ ले आए थे कि आपकी सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज्यादा सोचेंगे, पर नहीं, आपने हमसे ज्यादा जेठ जी की मदद की। और वह भी देखो कैसे क्रियाक्रम में आए मिले जुले, और ये नहीं कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाते, छोड़ गए हमारे सर पर बोझ। तभी जानकी जी बोली, बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रमन और रीना बहू तो मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई।
कि अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे बहू के पास इतने दिन तक रही और पति के गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बड़े बेटे के पास पहुंच गई। लोग तुम्हारे बारे में ही बातें बनाते। मैं तो तुम लोगों की सोचकर यहाँ रुक गई और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसों को दोनों बेटों में बराबर बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो अमन से पूछ लो। रीना, बहू तो पैसों को बड़ी हिफाजत से खर्च करती है, इसलिए तो उनके पास पैसे हैं। और तुम लोगों ने शहर में घर बना लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवाया। रीता बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं, और अब क्या ताने दे रही हैं? बेहतर होगा गांव की जमीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर अपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहिएगा कि आपको यहाँ से ले जाएंगे और रखेंगे अपने साथ। फिर तो आपको डर नहीं लगेगा ना। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और जल्दी से दफ्तर जाओ। इनका तो रोजगार यही ड्रामा है। बेचारी जानकी जी अभी 2 महीने पहले ही उनके प्रति प्रताप जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा रमन प्राइवेट नौकरी करता था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़कर रखे थे और पिता से रिटायरमेंट के बाद मेरी मदद से घर बनवाया। रमन और उसकी पत्नी रिया ने शुरू से ही पैसों को सहेजा, पर अमन और शुरू से ही मौज मस्ती से जीता था। अब उसे पैसे कम पड़े तो उसका दोषी भी वह अपने माता पिता को ठहराने लगा था। समय बीतता गया। जानकी जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूं, लेकिन वह लोग भी क्या सोचेंगे। तभी रमन का फोन आया। माँ, कैसी हो आप? वहां जाकर तो आप हमें बिल्कुल भूल गई। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, कुछ दिन तो आप हमारे पास आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त पर आप वहीं थी, तो वहां बहुत सारी यादें होंगी आपकी। पर माँ, हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सके। जानकी जी का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरे मन की बात कह दी। वह बोली, बेटा रमन, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा। रात में ना जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज लगा रहा हो। जानकी जी की आवाज में बहुत दर्द था। फोन स्पीकर पर था तो रीना ने ये बात सुन ली। रीना फोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है मम्मी जी, आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? रीना की आवाज सुनते ही जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े प्यार से पूछा हो। रमन बोला, माँ, आप घबराइए मत, मैं अमन से बात करता हूँ और जल्दी ही आपको लेने के लिए आता हूँ। फिर रीना ने जानकी जी की हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर जानकी जी को शांत हुई। अगले दिन रविवार था। रमन ने अमन को फोन किया। अमन, क्या बात है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई तो उनकी आवाज में बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। अमन बोला, भैया, इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिनों के लिए माँ को क्यों लेकर नहीं चले जाते? अमन की बातों में विरोधाभास था, लेकिन अमन बहुत समझदार था, इसलिए उस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ, और फोन रख दिया। उधर रमन ने फोन रखा और इधर अमन ने जानकी जी पर शब्दों से प्रहार करना शुरू कर दिया। क्यों माँ, यहाँ ऐसी क्या कमी हो गई है जो भैया से मेरी शिकायत करने लगी? लगता है अब आपकी बहुत पर निकल आए हैं। आ रहा है आपका लाडला बेटा, चली जाना उसके साथ और जितना जी चाहे शिकायत कर लेना मेरी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेते। और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चली जाना ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना ना मिले। इतना कहकर वह गुस्से से वहां से चला गया। रीता
अपने कमरे में बैठी अमन की बातें सुन रही थी। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अच्छा ही है, ये बुढ़िया यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी से घूमने फिरने शॉपिंग करने को मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की ऐसी जली कटी बातें सुनकर जानकी जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी 4-5 घंटे के इंतजार के बाद बड़ा बेटा रमन अमन के घर पहुंचा। जानकी जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आई और उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगी। तभी अमन भी वापस घर आ गया और माँ को रोता देख बोला, माँ अब आप तो जा रही हो अपने लाडले के घर, फिर ये रोना धोना क्यों? आप तो ऐसी जतला रही हो जैसे हम आपकी देखभाल ही नहीं करते थे। तभी रमन ने प्यार से पूछा, आखिर तुम इतना नाराज क्यों हो अमन? और ये माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वो हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी रीता चाय लेकर आई और बोली, भैया अब जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ में होगा ना। माँ जी कहती है कि बाबूजी ने रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बांटा है। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। रमन बोला, रीता बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किस परिस्थिति में पहले रहते थे क्या तुम्हें मालूम नहीं? अमन बोला, छोड़िए उन बातों को कि गांव की जमीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। रमन बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेंगी, मैं नहीं। अगर गांव का अभी सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी जानकी जी वहां आई और बोली, बेटा मैंने अपना सारा सामान बांध दिया है। तब रीता बोली, वाह माँ जी, आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपको यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते हैं। जानकी जी बोली, वो बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर अमन को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। रमन बोला, देख रहे हो अमन, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ चलते हैं। वहां से आने के बाद जानकी जी को कम से कम बेटे बहू के कटु शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता था। पर अमन बार बार फोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक दिन जानकी जी ने उससे गुस्से में कह दिया, जो बांटा था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं। अब जो कुछ भी गांव की संपत्ति है वो मैं अपने पोते पोतियों को बांट दूंगी, वरना वह भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ भी नहीं देकर गई। तभी से अमन और रीता जानकी जी से इतने नाराज हुए कि उनसे मिलना तो दूर, फोन पर बात करना तब छोड़ दिया। जब एक बार रमन ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। जानकी जी के सब्र का बांध उसी दिन टूट पड़ा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। जानकी जी के मुंह से इतना सुनना था कि रीता के शब्दों में मिस्टी खुल गई। मैं बोली, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। तभी जानकी जी को वह सारी बातें याद आ गई कि किस प्रकार का व्यवहार रीता और अमन ने उनके साथ किया करते थे। जानकी जी को वह बात भी याद थी जब रीता ने अपनी एक सहेली से जानकी जी के सामने ही ये कहा था कि तो हमारे गांव की गरीब महिला है जो काम के बदले हमारे घर पर रहती है और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने रीता से कहा, बहू तुम दोनों ने तो मुझे अपने घर कभी नहीं आने का हिदायत दी है ना, फिर बाजी कैसे पलट गई? तब रीता ने मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी हम तो आपके बच्चे हैं, गलती तो बच्चों से ही हो जाती है ना, लेकिन माँ बाप का काम है गलतियों को क्षमा कर देना। लेकिन जब जानकी जी अपने छोटे बेटे बहू की बातों में नहीं आई तो उन दोनों ने वहां खूब हंगामा किया और जानकी जी को मनहूस कहते हुए कहा कि बुढ़िया जहां भी रहेगी उसी का कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहकर हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चली गई। अब तो रीता को समझ में आ गया था कि माँ जी वापस नहीं आने वाली है,
इसलिए वह रोज ही किटी पार्टी में जाती, नए नए फैशन करती। वही अमन भी बिना किसी के डर के पैसे खर्च करके अपने महंगे महंगे शौक पूरे करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों कंगाल हो गए। कर्ज से इतने लद गए कि उनका घर से बाहर जाना दुभर हो गया और कर्जदार घर तक आकर हंगामा करने लगे और जान से मार देने की धमकी देने लगे। तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज चुका नहीं पाए। अब तो अमन और रीता सड़क पर आ गए। कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अंत में वही दीपू रिक्शा वाला उन्हें मिल गया और उन दोनों को अपने घर ले गया। अब वे दोनों दीपू के साथ रिक्शे में बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते और अपने बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर जानकी जी के बड़े बेटे रमन और बहू रीना ने जानकी जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह सुबह जानकी जी चुपचाप बैठी थी, तभी रीना आई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जानकी जी बोली, नहीं बहू, सब ठीक है, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। रीना जानकी जी की बातें सुनकर रीना परेशान हो गई कि माँ जी को क्या हो गया। वह अपने पति से बोली, सुनिए जी। रमन बोला, क्या हुआ रीना? थोड़ी देर तो और सोने दो यार, आज तो रविवार है, आज तो इतनी जल्दी मत जगाओ। रीना बोली, आप यहाँ बेफिक्री से सो रहे हैं, वहां मम्मी जी। माँ का नाम सुनते ही रमन उठकर बैठ गया और बोला, माँ, माँ को क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो सही। रीना बोली, रमन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वो ना तो ठीक से खाती हैं और ना ही ठीक से सो पाती हैं। अभी भी वे बालकनी में गुमसुम सी बैठी हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। पापा जी के अचानक चले जाने के बाद न जाने वह उनके साथ क्या हुआ जो वह हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती हैं। रमन बोला, रीना, पापा का अचानक चले जाना हम सबके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे जो अब तक हमें अपने अनुभवों के कारण जीवन की धूप और गर्मी से बचाते थे। अब वह छाया नहीं रही। ये कहकर रमन भी उदास हो गया। रीना बोली, रमन, जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी तो खो नहीं सकते ना। मम्मी जी का यूं अकेला रहना, नींद ना आना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप सोचिए, अभी तो वो चल फिर सकती हैं, कल को अगर बिस्तर पर पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। रमन बोला, तुम ठीक कहती हो रीना, मैं आज बल्कि अभी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ऐसा करो, जल्दी जल्दी डॉक्टर का नंबर लगा दो। रीना मुस्कुराकर बोली, रमन, उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है बल्कि हमारे पास है। रमन बोला, क्या मतलब? हमारे पास उनका इलाज कैसे है? रीना बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेलेपन में घबराते थे तो आप क्या करती थी? रमन हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती थी और खिड़की आवाज करती थी तो मैं डरकर माँ के पास भाग जाता था। माँ जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखती थी सारा डर भाग जाता था। पर ये सब अच्छा अब समझा? रीना बोली, हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहिए, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो मैं उनके आसपास रहती हूँ और रूही भी उनसे काफी बातें करती रहती है, तो आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त भी उनके साथ बिताइए। मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए। अपने बचपन की बातें, अपनी नादानियां, उनके साथ बीती घटना का उनका स्मरण करवाइए। देखिएगा उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। रमन ने रीना का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, रीना, तुम कितनी अच्छी हो, सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। आज रविवार है, आज रात मैं माँ के पास ही सोऊंगा। रीना बोली, यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन रमन और रीना ने किसी न किसी बहाने जानकी जी को व्यस्त रखा और रात में खाना खाकर जब सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए तब रमन पानी की बोतल लेकर जानकी जी के कमरे में आ गया। कौन कौन है? रमन ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा। माँ,
मैं हूँ रमन। रमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बेटा, काफी रात हो गई है, तुम सोई नहीं? कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए जानकी जी जैसे ही उठने लगी, रमन ने धीरे से माँ को वापस लेटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा यहीं। जानकी जी बोली, तो यहाँ सोएगा? मगर क्यों बेटा? और बहू और रूही बेटा, तुम्हें उनके पास जाना होगा। रमन जानकी जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, नहीं माँ, कहा ना, मैं आपके पास ही सोऊंगा। जानकी जी हंसकर बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम रीना बहू के साथ झगड़ा कर आए हो। देखो रमन, बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जाओ अपने कमरे में और जाकर उसे मना लो, वो मान जाएगी। रमन बोला, जानता हूँ माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा करके आया हूँ। माँ, याद है आपको, बचपन में मैं डर जाता था या कभी भूत वाली पिक्चर देख कर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था। जानकी जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर मेरे बुद्धू बेटे, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम उस वक्त बच्चे थे, कमजोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसलिए तुम मुझसे लिपट कर सो जाते थे। पर अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। रमन माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर बोला, माँ, जैसे हम बच्चे में कमजोर घबरा कर डर कर अपने से बड़ों, माँ या बाप बाप के साथ में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी कभी घबराहट महसूस कर ही सकते हैं ना। तो क्या वो अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगी हैं, इसलिए आपको वहां भी नींद नहीं आती थी और अभी रमन के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है। पर माँ, ये सब तो जीवन में चलता रहता है। आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने से वह भूत की तरह भाग जाता है। रमन की बातों पर जानकी जी हंसने लगी। रमन बोला, माँ, आप अकेली नहीं हैं। जैसे पहले आपका आंचल मेरे लिए सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके पास है। आपका ये बेटा हमेशा आपके पास रहेगा माँ। कहकर रमन एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी रीना ने ये सब सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम के बीच वह दखल नहीं देना चाहती थी, तो चुपचाप आकर अपनी बेटी के पास सो गई। इधर माँ बेटी दोनों की आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ के हाथों को सहलाता और माँ बेटे के गालों को, और कुछ देर बातें करते करते बेखौफ बेखबर जानकी जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो गई। वक्त बीतने लगा और वक्त के साथ साथ जानकी जी अब रमन के घर में पूरे अधिकार के साथ रहने लगी। तभी एक दिन रमन ने माँ से कहा, माँ, आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है, मेरी इच्छा है क्यों ना एक कार ले ली जाए। तभी जानकी जी की आंखों के सामने वह दृश्य घूमने लगा जब रीता ने जानकी जी को कार में बैठने की औकात नहीं है कहा था। वह बात याद आते ही जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। जब रमन और रीना ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने उस घटना के बारे में दोनों को बता दिया, किस तरह से रीता ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो रमन ने ठान लिया था कि वह माँ को कार में बैठाकर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही रमन नई चमचमाती कार ले आया और उसकी पूजा के लिए अपनी माँ, पत्नी और बेटी को साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर में ले गया। जानकी जी जैसे ही कार से उतरी, उनकी नजर मंदिर के बाजू में चल रहे काम करने वाले मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने देखा जो औरत ईंट गारे का काम कर रही है रीता की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी उन्होंने रीना से कहा, रीना बहू, क्या वह काम करने वाली औरत रीता है? रीना ने उसे देखा तो वह भी दंग रह गई। तभी थोड़ी ही देर में अमन भी फटे पुराने कपड़े पहनी सीमेंट और ईंटों की डस्ट से इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान में नहीं आ रहा था। तभी दीपू ने दूर से ही आवाज लगाई, जानकी चाची, कैसी हो? जानकी जी का नाम सुनते ही अमन और रीता की नजर जब जानकी जी और उनके बड़े बेटे बहू पर पड़ी तो वह स्वयं की हालत के कारण इधर उधर मुंह छुपाने लगी।
तभी जानकी जी ने मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाई और मंदिर के लोगों और वहां बाजू में काम कर रहे सभी मजदूरों को भी मिठाई और प्रसाद बंटवाया। जब अमन और रीता मजदूरों की लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे, तब उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। जानकी जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर गया, लेकिन उनकी करतूतें याद आते ही वह निष्ठुर की तरह सभी को प्रसाद बंटवाई और चमचमाती कार में जाकर बैठने लगी। तभी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। तभी दीपू भी वहां आ गया और जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची, आप तो माँ है और अगर माँ का हृदय विशाल होता है, इससे मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन दोनों पापियों को माफ कर दीजिए और गांव की जमीन जायदाद में जो इनके हिस्से हैं इन्हें दे दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। तभी जानकी जी ने उन्हें रमन के घर आने के लिए कहा और वह रमन और उसके परिवार के साथ कार में बैठकर चली गई। वहीं अमन और रीता दीपू के रिक्शे में बैठकर रमन के घर पहुंची। तभी जानकी जी ने रीता को याद दिलाया, बहू, याद है वह दिन जिस दिन मैं अपने पति के इलाज के लिए पैसों की भीख मांग रही थी और अस्पताल तक कार से पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी चमचमाती कार में नहीं बैठाया था और पैसों के लिए मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जाओ, तुम दोनों गांव के घर में रहो और अपने हिस्से के खेतों में खेती करो। रमन ने अपने हिस्से की जमीन में एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाया ताकि जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को इलाज के बिना खो दिया था, तो वैसे दूसरे लोग अपने परिवार जन को ना खो सके। अमन और रीता पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे। वही रमन माँ की छत्र छाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता, और वह मिल गया तो समझो आपको सारे जहां की दौलत मिल गई। लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, उनका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।